नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन। कांग्रेस, आरजेडी, आरएलएसपी के कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। पार्टी में शामिल नेताओं का हुआ भव्य स्वागत। मुंगेर में बीजेपी प्रवक्ता असगर शमसी पर जानलेवा हमला। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता को सर और पेट में मारी गई गोली। पटना में चल रहा है नेता का इलाज। बिहार में नहीं थम रहा अपराध का ग्राफ। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अफजल शमसी पर जानलेवा हमले के बाद लोगों में गुस्सा। बीजेपी ने की अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। और मधेपुरा में सरकार के विकास के दावे फेल। ग्वालापाड़ा में प्रखंड के दर्जनों गांव में नहीं हुआ विकास। कोसी नदी पर बने चचरी पुल के सहारे गुजरते लोग। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बिहार की राजनीति में चुनाव के बाद एक दूसरे पार्टी में आने जाने का सिलसिला जारी है। आज आरजेडी और कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। मिलन समारोह में बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के संजय जायसवाल, रामसूरत राय समेत कई बीजेपी नेताओं ने इन नेताओं का स्वागत किया। बीजेपी ऑफिस में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बीजेपी में शामिल होने वालों में आरजेडी नेता और पूर्व सांसद सीताराम यादव, बथनाहा की पूर्व विधायक नगीना देवी, पटना सिटी से चुनाव लड़ चुके संतोष मेहता, पटना नगर निगम की डिप्टी मेयर मीरा कुमारी बीजेपी में शामिल हुई। आरजेडी के पूर्व विधायक दिलीप यादव, पूर्व सांसद रामदेव मांझी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कई नेता और कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। किया और मैं अब भी आपको ये कहना चाहता हूं कि बिहार को सबसे पहले इन लाल झंडे वालों से, जिनसे आरजेडी ने हाथ मिला रखा है, सावधान होने की आवश्यकता है। और दूसरा, देश के लोकतंत्र को सबसे बड़ी चुनौती परिवारवादी पार्टियों से भी है और कांग्रेस ने इस बात को आगे बढ़ाने का काम किया। आप ये ध्यान करिए, देश के लोकतंत्र को कुचलने का काम कांग्रेस ने अपने परिवार को बचाने के लिए किया। जिन्होंने इस देश में इमरजेंसी को लेकर के आए, उसके बाद से कांग्रेस ध्वस्त हो गई। केवल उनके बेटे पोते वही कांग्रेस के आज प्रमुख और अध्यक्ष बनने लगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल मुंगेर जिले के सफिया सराय ओपी से महज कुछ ही दूरी पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर असगर शमसी पर अपराधियों ने जानलेवा हमला कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता गंभीर रूप से जख्मी हो गए। प्रोफेसर शमसी के सर के पिछले हिस्से में और पेट में गोली लगी है। जख्मी प्रदेश प्रवक्ता का इलाज कर रहे डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर बताया है कि सीटी स्कैन किया जा रहा है। जल्द ही पता चल जाएगा कि गोली अंदर है या बाहर निकल गई है। वही घटना की सूचना मिलते ही सिविल सर्जन मुंगेर डॉक्टर अजय कुमार भारती भी सदर अस्पताल मुंगेर पहुंचकर डॉक्टरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। हालांकि प्रदेश प्रवक्ता के सर के पिछले हिस्से में फंसी गोली नहीं निकलने के कारण डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश जैन ने कहा है कि सफिया सराय के आसपास सड़क पर घटना घटी है। प्रोफेसर सह प्रदेश प्रवक्ता पर जान लेने की नीयत से यह हमला हुआ है। प्रदेश प्रवक्ता मुंगेर आईटीसी यूनियन के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ इवनिंग कॉलेज जमालपुर में प्रोफेसर हैं। बिहार के डीजीपी ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी होने की बात कही है। लगातार बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। एक बार फिर से बड़ी घटना को अंजाम दिया है। यहां बीजेपी के बड़े नेता माने जाने वाले और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, एकमात्र मुस्लिम चेहरा असगर शमसी पर जानलेवा हमला किया गया है। मामले में बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने डीजीपी से बात कर अपराधियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। संजय जायसवाल ने कहा है कि हमने बिहार के डीजीपी से बात की है। उन्होंने वहां के एसपी से बात कर तत्काल अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को कहा है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे सीधे बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाए, लेकिन इतना जरूर कहा कि बिहार के हर नागरिकों की
सुरक्षा का दायित्व पुलिस का है। उन्होंने कहा है कि हमारे प्रवक्ता को गोली मारने की घटना काफी दुखद है। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की चिंता सीएम नीतीश कुमार को है, वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मेरी बात भी हुई है वहां के हमारे जिलाध्यक्ष है शमसी जी ठीक है, और मेरी डीजीपी से भी बात हुई है इस सिलसिले में। चुनाव कानून व्यवस्था में वो खुद एसपी को उन्होंने बोला है। आपको नहीं लग रहा है सर कि शीघ्र ही वह कार्रवाई, जब सरकार के ही लोग सुरक्षित नहीं तो आम आदमी का क्या? यह आम आदमी और सरकार की कोई इसमें अंतर नहीं है। हर आम आदमी सरकार का ही आदमी है और हर सरकार का व्यक्ति बिहार का नागरिक है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अफजल शमसी के ऊपर हमले के बाद जेडीयू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में नीतीश कुमार के राज्य में कानून का राज्य स्थापित हुआ है। जो भी अपराधी इस घटना को अंजाम जिसने भी दिया है वो जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। नीतीश कुमार जी ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। उस दौर से बिहार को बाहर निकाला है जब सांप्रदायिक दंगे होते थे, सामूहिक नरसंहार होते हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं भी बिहार में किसी भी तरह की घटना घटती है, सरकार उसके लिए एकदम संवेदनशील है और सरकार के रवैये पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। अभी आपने जिस घटना का जिक्र किया, मैं तो सुनकर एकदम हतप्रभ हूं, दुखी हूं, बेहद ही दुखद घटना है। मेरी निजी और व्यक्तिगत संबंध उनसे थे, लगातार हम लोग चैनल्स पर साथ मिलते थे, साथ बैठते थे, बहुत ही मृदुभाषी थे और अच्छे स्वभाव के धनी व्यक्ति थे। मैं क्या कहूं, सुन के बहुत दुख हो रहा है। अपराधी जो कोई भी हो एकदम पकड़े जाएंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बिहार में लगातार बढ़ते क्राइम ग्राफ और बीजेपी के प्रवक्ता को गोली मारे जाने की घटना पर आरएलएसपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आरएलएसपी के प्रवक्ता धीरज सिंह कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, अपराध और अपराधी बेलगाम हैं। देखिए, बिहार में कानून व्यवस्था का नाम अब रह ही नहीं गया है। आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले रुपेश जी की हत्या कर दी गई थी। पुलिस लगी है जांच में, अभी तक कोई ठोस सबूत भी नहीं मिल सके हैं और सरकार लगी है लिपापोती करने में। आप देख रहे होंगे कि बिहार में गठबंधन की सरकार है जिसमें एनडीए अपना पला झाड़ रही है, बीजेपी भी, कि ये नीतीश कुमार नहीं संभाल पा रहे हैं, नीतीश कुमार को ये ठीक करना चाहिए। अब देखिए, अपने पे बात आई है। अभी जो बीजेपी के कदावर नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पूर्ण रूप से मांग कर रही है कि जल्द से जल्द इस पर मजबूती के साथ में माननीय नीतीश कुमार जी को एक्शन लेना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता अफजल शमसी पर हुए जानलेवा हमले को लेकर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं। पार्टी के प्रवक्ता शक्ति सिंह ने कहा है कि बिहार में अपराध का आलम यह है कि सुबह घर से निकलते हुए इस बात का डर लगता है कि उनके साथ कोई हादसा नहीं हो जाए। अब अपराधियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अपराधी सत्ताधारी नेताओं को निशाना बनाना शुरू कर चुके हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करता है। अपराधियों की चपेट में है। हर कोई इस बात के लिए सशंकित है कि मैं घर से निकलूंगा तो शाम को वापस लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। ये हालत बिहार के अंदर है। आम आवाम के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। मुझे पता चला कि भाजपा के प्रवक्ता पर भी मुंगेर में हमले हुए हैं, गोलियां चली है, उसकी जांच होनी चाहिए। अरे अब कोई सुरक्षित नहीं है नीतीश जी, अब तो त्याग दीजिए। भारतीय जनता पार्टी अनैतिक जो सरकार गठित की है उसका दंश भुगतना पड़ रहा है उनको। बिहार में फिर से लॉ एंड ऑर्डर और आज दिन दहाड़े बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता को गोली मारने पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी कुमार हैं, भले ही वो कुर्सी पर बने रहें, लेकिन गृह विभाग की जिम्मेदारी किसी सक्षम आदमी को दे दें।
तो ये बड़ा आश्चर्य होता है कि इन दिनों बिहार की घटनाएं जिस प्रकार से घट रही हैं, कमने का नाम ही नहीं ले रहा। मुख्यमंत्री से जब सवाल पूछे तो मुख्यमंत्री जी रोज समीक्षा की बात करके टाल देते हैं। कुछ ही दिन पहले रुपेश सिंह जी की हत्या हुई, एक पखवाड़े बीत गए, अभी तक सुराग नहीं पता चला। मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनने के बाद पटना के ही राइस मिल बंधुओं का अपहरण हुआ, अब तक सुराग नहीं पता चला। कुछ ही दिन पहले आप देखो यार, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के अपहरण कर लिया जाता है तो उसकी लाशें मिलती है। आज क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो यह सरकार की सबसे बड़ी पार्टी है, बड़ा भाई है, उनके अच्छे प्रवक्ता हमारे मित्र हैं और लगातार हम लोग डिबेट में साथ बैठते थे, नोक झोंक करते थे, उस सरकार को डिफेंड करते थे। आज उनपे ही गोलियों का बौछार कर दिया गया। तो आम जनजीवन पे तो छोड़िए, अब सरकारी पार्टी के प्रवक्ता भी सुरक्षित नहीं है। जाहिर तौर पर जब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है तो पिछले दिनों से हम लगातार जो देख रहे हैं कि अपराधियों के हौसले कुछ इस कदर बुलंद हो गए हैं कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता तक को निशाना बना दिया गया है। अफजल शम्सी जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है और उसके बाद उनकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। लेकिन इस पर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दल लगातार अब सत्ताधारी दल पर निशाना साध रहे हैं। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस कह रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी कुमार हैं। तो जाहिर तौर पर जब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो पिछले दिनों जिस तरीके से वारदातों में इजाफा हुआ है वो ये दिखाता है कि एक बार फिर से अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं इस मामले में। लेकिन जब सवाल डीजीपी से पूछा जाता है बिहार के, तो वो पिछले डीजीपी के कार्यकाल में घटनाओं को लेकर दलीलें पेश करते नजर आते हैं। कहते हैं अखबार उठाकर देख लीजिए कि पिछले 15-20 दिनों में कितनी खबरें आप अखबार में पढ़ रहे हैं, लेकिन अपराध तो कुछ इस कदर बुलंद है कि सत्ताधारी दल को ही अपराधी नहीं छोड़ रहे हैं। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश जी, क्या राज्य में जो अफजल शम्सी पर हमला हुआ है इसके बाद क्या समझे, बिहार में सुशासन राज या जंगल राज? दशक बनते हैं उनसे राजेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। राजेश जी, क्या अब आपके पास आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? राजेश जी, बिल्कुल सवाल ये जाहिर तौर पर खड़ा हो रहा है कि जब बीते दिनों डीजीपी से पूछा गया था, मुख्यमंत्री से जब पहले ये पूछा गया कि आखिर बिहार में अपराध बढ़ने के पीछे की वजह क्या है, तो वो डीजीपी को फोन लगाते हैं, कहते हैं कि आप डीजीपी से बात कर लीजिए। पत्रकार कहते हैं डीजीपी तो फोन ही नहीं उठाते हैं। फिर डीजीपी से जब इस बाबत सवाल पूछा जाता है तो डीजीपी पिछले डीजीपी के कार्यकाल से ये गिनाने लग जाते हैं कि पिछले कार्यकाल में कितने अपराध हुए थे, अब कितने अपराध हुए। लेकिन अपराध किस कदर बुलंद हो रहा है बिहार में, वो तो ये तस्वीरें बयां कर रही है कि अफजल शम्सी तक को नहीं छोड़ा गया है, जो कि सत्ताधारी दल के नेता हैं और बड़े नेता हैं। मैं यही कह रहा था कि जब भी आप माननीय मुख्यमंत्री जी से अपराध पे चर्चा कीजिएगा, प्रश्न पूछिएगा, तो वो पुरानी सरकार को कोसते हैं कि तब आज की चर्चा करके बात को घुमा देते हैं। उनके डीजीपी से जब अपराध के बारे में चर्चा कीजिएगा तो कहीं 2019 के डीजीपी थे, उस समय अपराध ज्यादा था। तो मुख्यमंत्री से डीजीपी की है, लेकिन हकीकत क्या है कि रोज अपराध बिहार में बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक करते हैं, अपराधी पकड़ से बाहर होता है। रुपेश सिंह की हत्या हुए लगभग एक पखवाड़े बीत गए, अभी तक सुराग पकड़ना, अपराधी तक जाना दूर की बात है, सुराग भी पता नहीं चल पाया है। 2 महीना पहले नीतीश कुमार की जब आखिरी नई सरकार बनी, उसमें राइस मिल बंधुओं का अपहरण हुआ, अब तक पता नहीं चला।
तो जंगल राज नहीं है, ये महाजंगल राज के महानायक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार गोबर राज में चला गया है। ये गोबर गणेश बन के अपराध को देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ नीतीश कुमार जी को सबसे पहले मुख्यमंत्री बने रहे हैं, कुर्सी पकड़ हैं, कुर्सी कुमार हैं, उनका स्वागत करते हैं, लेकिन गृह मंत्रालय को किसी और को सक्षम व्यक्ति को दे दें। उनके पास नहीं कोई है तो भाजपा से ले लें, भाजपा से नहीं किसी IPS से आग्रह करें तो नौकरी छोड़ के राजनीति में और गृह मंत्रालय का पदभार दें। धनबाद जी नए अच्छे आदमी आ गए हैं, भाजपा में हम उनका साथ मानते हैं, भारत सरकार के मंत्री रह गए हैं, अनुभव भी है उनको, शायद गृह मंत्रालय बेहतर से चला। लेकिन नीतीश कुमार जब तक गृह मंत्री के रूप में रहेंगे बिहार में अपराध बढ़ता रहेगा। ऐसा आए दिन जो आंकड़े मिले उससे स्पष्ट हो रहा है। जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते अब आप लोगों की क्या रणनीति है कि बिहार में अपराध जो बेलगाम है उसको लेकर? बिहार में विपक्ष की क्या रणनीति होगी? हमको डेली सरकार को गाली देना मेरा धर्म नहीं बनता, लेकिन सरकार की आंखें खोलना मेरा धर्म बनता है। सरकार में तो हम है नहीं, मुख्यमंत्री तो हम लोग हमारी पार्टी के है नहीं। अगर सरकार में हो तो मैं उसी जवाब दूं, उसका नियंत्रण करूं। हम तो मैं सरकार की आंखें खोल सकता हूं, उनको जगा सकता हूं, उनको आग्रह कर सकता हूं, उनको तरीके बता सकता हूं। बिल्कुल अमल करना तो राजेश जी, लेकिन क्या लगता है कि जो मौजूदा सत्ताधारी दल है, क्या लालू राबड़ी के 15 सालों से ही तुलना करने से काम चल जाएगा, या फिर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वाकई सख्त कदम उठाने होंगे इस मोर्चे पर? तो क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विफल नजर आती है। नीतीश कुमार जी अपने परफॉर्मेंस कभी नहीं जीते हैं। आखिरी दिनों तक चुनाव प्रचार के दौरान भी सिर्फ लालू जी, राबड़ी जी और तेजस्वी जी की चर्चा करते रहे। तो जो आदमी का अपना कोई विजन नहीं हो, विजन लेस सीएम है बिहार के नीतीश कुमार जी, उनकी अपनी न कोई उपलब्धि है, न अपना कोई सोच है। वो लालू जी और राबड़ी जी के नाम पे बने रहना चाहते हैं राजनीति में। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। अफजल शम्सी जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है, उन पर यह जानलेवा हमला किया गया है। अपराधियों ने फायरिंग करते हुए उनके सर पर गोली मार दी है, पेट पर गोली मार दी है। लेकिन आखिर क्यों इन अपराधियों पर लगाम लगाने में बिहार की पुलिस, बिहार का प्रशासन नाकामयाब साबित होता है? इसी सवाल पर छोड़कर चलते हैं ब्रेक के उस पार, भी इसी पर बने रहेंगे। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। जिस सवाल पर लगातार हम बने हुए हैं कि आखिर बिहार में अपराधी इतने बुलंद कैसे हो गए उनके हौसले कि वो सत्ताधारी दल के नेता को ही निशाना बना देते हैं। अफजल शम्सी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। कुछ दिनों पहले अफजल शम्सी हमसे डिबेट में जुड़े भी थे, हमसे चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन अपराधियों के सामने देखिए किस कदर एक नेता को गोली मार दी जाती है और सत्ताधारी दल के नेता। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। किसान आंदोलन में दरअसल फूट देखने को मिली है। वजह क्या है? वजह यह है कि दो संगठनों ने खुद को किसान आंदोलन से अलग कर लिया है। जो हिंसा हमें कल देखने को मिली 26 जनवरी के मौके पर, उसको लेकर आंदोलन के कुछ संगठन अब अपने आप को इससे अलग कर रहे हैं। इसमें वीएम सिंह किसान नेता है, उन्होंने कहा है कि हम अपना आंदोलन खत्म करते हैं, आंदोलन से मैं हट रहा हूं, मेरे साथ मेरे जो लोग हैं वो भी हटेंगे। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। बड़ी खबर और बेहद अहम खबर भी है ये, क्योंकि नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने गणतंत्र दिवस पर जो दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा हुई है उस पर चर्चा के लिए ये बैठक बुलाई। लेकिन उससे पहले
गाजीपुर बॉर्डर पर डटे राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने आज आंदोलन खत्म कर दिया है। किसान नेता ने इस राकेश टिकैत पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सीधा चलते हैं अपने बिहार झारखंड संपादक दीपक ओझा के पास। दीपक, एक बड़ी खबर और बेहद अहम खबर भी है कि अपने आंदोलन से अब वो किसान आंदोलन के आंदोलन से वो अपने आप को पीछे हटते हुए, अपने आप को पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत पर क्या आरोप लगाए गए वीएम सिंह की तरफ से? वीएम सिंह ने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा कि ये जो कुछ भी घटना कल हुआ है वो बेहद संघात करने वाला है और बेहद दुखद है। और ये सारा खिचड़ा राकेश टिकैत पर उन्होंने छोड़ा है कि जो आंदोलन का दिशा था उसको उन्होंने मोड़ दिया। जो आंदोलन का मुद्दा था, मुद्दे से भटक गई ये किसान आंदोलन, और जो नेता हैं उसे भटकाने के काम किए हैं। और जो कई किसान नेताओं का उन्होंने परोक्ष रूप से नाम लेते हुए कहा कि मुद्दा से भटककर ये राजनीति में लग गए, राजनीति की होड़ में लग गए कि आखिर टिकैत कोई मीटिंग करके बात करते हैं कि झंडा लेकर चलना है, डंडा लेकर चलना है, तो आखिर इसकी जरूरत क्या है। और वीके सिंह ने खुद को अलग करते हुए ये कहा कि यदि आंदोलन का रूप बदल गया है तो उस आंदोलन के साथ वीएम सिंह कतई नहीं है। तो अगर एक तरह से यूं माने कि किसान संगठनों में और जो संगठन आंदोलन कर रहे थे उसमें एक दरार है और ये दरार का फायदा मिलेगा सीधे सरकार को कि जिस मुद्दे पर वो नहीं झुक रहे थे अब संगठन कमजोर पड़ते जा रहे हैं। और दो संगठनों ने क्या ऐसा नहीं लगता है कि बहुत देर हो गई वीएम सिंह को, जब वो कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जो कि किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, जब वो इस तरीके की बातें कर रहे थे, जब उनका वो वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वो डंडे और झंडे को साथ लेकर चलने की बात कहते हैं, तो क्या पहले वीएम सिंह को इस तरीके के कदम नहीं उठाने चाहिए थे? वीएम सिंह ने साफ किया है कि जब जो नेता अन्य नेता इनके साथ है, अकेले ये नहीं कर रहे, ये यूपी बॉर्डर पे आंदोलन कर रहे हैं और जो नेता जाते थे सरकार से बात करने, उन्होंने सरकार को सही मुद्दा से अवगत नहीं कराया। किसानों के जो मुद्दे हैं उनको सरकार के समक्ष नहीं सही तरीके से नहीं रखा। इसका खामियाजा आज ये संगठन भुगत रही है और जो आंदोलन है उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। और कल जो लाल किला पर चढ़ने और लाल किला पर हंगामा करने पुलिस के साथ मार रोकते हुए मैं एक बहुत छोटा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आगे अब आपको क्या लगता है इस किसान आंदोलन को लेकर? आंदोलन बिल्कुल थोड़ा सा कमजोर होता नजर आ रहा है आदर्श, लेकिन कई अन्य किसान नेताओं ने कहा है कि इनके पीछे हटने से वीएम सिंह और बीकेयू संगठन को पीछे हटने से इस आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अलग अलग संगठनों का अलग अलग इस पर बयान है, देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी देने के लिए। दो संगठनों ने खुद को किसान आंदोलन से अलग कर लिया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने इस आंदोलन से अपने आप को दूर कर लिया है और वजह साफ तौर पर राकेश टिकैत पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि वो इसके जरिए देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए बात कैमूर की करते हैं, जब जिले के भारतीय स्टेट बैंक भभुआ द्वारा राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय भभुआ में 150 बच्चियों के बीच स्वेटर और स्कूल बैग का वितरण किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत सभी वैसे बच्चियों का चयन किया गया था जो विद्यालय तो आना चाहती हैं लेकिन उनकी पढ़ाई कुछ समस्याओं के कारण बंद है, जिसे दूर करने के लिए और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए एक सराहनीय पहल एसबीआई भभुआ द्वारा की गई है। एसबीआई के मैनेजर राकेश कुमार ने बताया कि स्टेट बैंक का कोर वैल्यू है जो हर साल कार्यक्रम करता है। इस बार जिला शिक्षा पदाधिकारी की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चल रहा है उसमें बच्चों को प्रेरित करने के लिए बैग और स्वेटर का वितरण हम लोग एसबीआई की तरफ से कर रहे हैं। ये भारतीय स्टेट बैंक का कोर वैल्यूज है जो हर साल स्टेट बैंक कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये प्रोग्राम करता है। और इस बार डीओ साहब और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब को उपस्थिति में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि भारतीय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और बिहार गवर्नमेंट का जो कोर वैल्यूज है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसके तहत इस प्रोग्राम को अब यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है।
और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो राजधानी रांची से आ रही है, जहां पर मुठभेड़ में पीएलएफआई उग्रवादी मारा गया है। दरअसल पुलिस एनकाउंटर में पीएलएफआई उग्रवादी पुनई उरांव को ढेर कर दिया गया है। उसके पास से AK-47 बरामद हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें पीएलएफआई का उग्रवादी पुनई उरांव को एनकाउंटर में मारा गया है। गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए कई लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी भी मिल रही है, लेकिन पुलिस इसे बड़ी सफलता के तौर पर देख रही है। और जिस तरीके से झारखंड सरकार पर विपक्षी दल बीजेपी लगातार यह आरोप लगा रहा है कि एक बार फिर से नक्सली सक्रिय होते नजर आ रहे हैं, उस दिशा में अब राज्य पुलिस की तरफ से जो बड़ा एक्शन लिया गया है, सख्त कदम उठाते हुए पीएलएफआई उग्रवादी पुनई उरांव को मौत के घाट उतार दिया गया। एनकाउंटर में उसे मारा गया है और उसके पास से AK-47 बरामद हुई है। दरअसल बीते दिनों हमने देखा है कि एक बार फिर से ये नक्सली सक्रिय नजर आते हैं और उसके साथ ही वो लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं, ले भी मांगते हैं। हमारे साथ रांची से वरिष्ठ संवाददाता चंदन वर्मा इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर है। चंदन, कई लोगों की गिरफ्तारी की भी सूचना है। जी अगर बता दूं कि जिस तरीके से पुनई उरांव जो मारा गया था, उसके बाद फिर लगातार उसके पास से जो पर्चे और जो कागजात बरामद हुए थे, उसके बिना पे जो छानबीन चल रही थी पुलिस को, तो पुलिस को जो है गुप्त सूचना मिली तो रांची SSP सुरेंद्र कुमार झा के नेतृत्व में एक टीम गठन की गई, जिसके बाद छापेमारी की गई। तो यहाँ पर AK-47 बंदूक के साथ साथ जो है कई हथियार जो है वो बरामद किए गए। इसके साथ ही कई पर्चे बरामद किए गए हैं और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब और जो है जो पर्चे हैं जो हैं या फिर जो कई लोग जो गिरफ्तार किया गया, उनसे कड़ी जो है पूछताछ की जा रही है। उसके निशानदेही पे अन्य जगहों पे भी छापेमारी की जाएगी और फिलहाल पुलिस की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। तो आशंका ये भी जताई जा रही है कि कई जो नक्सली संगठन है या फिर नक्सल गतिविधियों से जो जुड़े हुए हैं, यानी ये कहें कि एक संरक्षण के रूप में या फिर अन्य उनको किसी भी तरह से जो सहायता पहुंचाते हैं, उन सभी पर कार्रवाई करने के लिए ठीक है, उन पर कार्रवाई करने के लिए लगातार पुलिस कदम उठा रही है और एक बड़ी सफलता के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। चंदन, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप लगातार इस पर बने रहिएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।